हांगकांग एक ऐसा शहर जो हर साल दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में टूरिस्टों को आकर्षित करता है। ये एक सदी से भी अधिक समय से एशिया की आर्थिक राजधानी रहा है। यही कारण है कि ये शहर एशिया के सबसे अधिक करोड़पतियों के घर के नाम से भी लोकप्रिय है। धन और संपन्नता के बावजूद हांगकांग ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार विरोध और कई तरह से उथल पुथल देखा है। आखिर क्यों? आइए इस वीडियो में हांगकांग के अनोखे इतिहास पर एक नजर डालें। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में चीनी साम्राज्य अपने उन्नत सीमा पर था। उस समय हांगकांग पर भी चीन के शिंग राजवंश का शासन था। चीन के ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों के साथ बड़े व्यापारिक संबंध थे। चीनी रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय ब्रिटेन के कुछ पसंदीदा वस्तुएं थीं। इनमें सबसे अधिक कारोबार वाली और सबसे अधिक बिकने वाली वस्तु चाय थी। पश्चिम के साथ चीन का अधिकांश व्यापार हांगकांग के बंदरगाहों के माध्यम से ही होता था। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि चीन चाय के बदले में घड़ी और वॉचेस जैसे विलासिता के वस्तुएं खरीदेगा, लेकिन चीनियों ने ब्रिटिश माल में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। इसीलिए चीन सम्राट ने चाय की कीमत चांदी के रूप में मांगी। अंग्रेज पहले चीनियों की मांग को पूरा करने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन में चाय की खपत बढ़ने लगी, वैसे वैसे ब्रिटेन के खजाने में इसका भारी बोझ बढ़ने लगा। इस बोझ से बाहर आने के लिए ब्रिटेन ने अलग तरकीब अपनाई और उसने चीन में अफीम बेचना शुरू कर दिया। उस समय ब्रिटेन के कानून के अनुसार अफीम की खेती और बिक्री वैध थी। इस अफीम का अधिकांश उत्पादन भारत जैसे ब्रिटेन के उपनिवेश कॉलोनियों में अफीम के खेतों में किया जाता था। इस कदम ने ब्रिटेन को तो अपने नुकसान की भरपाई करने में काफी मदद की, लेकिन चीन पर इसका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे न केवल चीन को आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि लाखों चीनी युवा भी अफीम के आदी हो गए। चीन में अफीम के आदी लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चीन के सम्राट ने अफीम को जब्त करके नष्ट करने का आदेश दिया। हजारों बोरी अफीम समुद्र में फेंक दी गई। इसके अलावा सम्राट ने चीन में अफीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन के इस कदम ने ब्रिटेन के आय के मुख्य स्रोत को खत्म कर दिया। इसलिए ब्रिटेन ने इस कदम पर कड़ा विरोध करने की कोशिश की और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन और चीन के बीच में दो विशाल युद्ध हुए, जिन्हें अफीम युद्ध के रूप में जाना जाता है। ब्रिटेन के पास चीन की तुलना में कई अधिक तकनीकी रूप से बेहतर नौसेना थी और जिसके मद्देनजर ब्रिटेन दोनों ही युद्धों में चीन को बड़ी ही आसानी से हरा पाया। इस जीत के बाद से ब्रिटेन ने न केवल चीन में अफीम बेचने का अधिकार प्राप्त किया, बल्कि हांगकांग के क्षेत्र पर भी अपना कब्जा जमाया। अपनी शानदार जीत के बाद ब्रिटेन की योजना हांगकांग को उस क्षेत्र में ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य राजधानी के रूप में स्थापित करने की। चीन के हांगकांग के करीब होने के नाते वे किसी भी समय होने वाले हमले के जोखिम से वाकिफ थे। इसीलिए ब्रिटेन ने चीन के साथ एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया, जिसमें हांगकांग और निकटवर्ती कौलून के क्षेत्र को 99 साल की अवधि के लिए लीज पर लिया जाएगा। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद ब्रिटेन हांगकांग और कौलून को वापस चीन को सौंपने पर सहमत हुआ। अगली सदी चीन के लिए कई घटनाओं से भरी रही, क्योंकि चीन कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरा। 50 साल में चीन में राजशाही समाप्त हुई और चीन कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। लेकिन तब भी हांगकांग ब्रिटिश शासन के अधीन था, जो तब तक एक इकोनॉमिक हॉटस्पॉट के रूप में विकसित हो चुका था। उस समय पश्चिमी देशों ने हांगकांग को एशिया में अपने आर्थिक प्रवेश द्वार के रूप में देखा। उस समय भी चीन एक बंद अर्थव्यवस्था थी। हालांकि डेंग शियाओपिंग के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बनते ही वहां बदलाव की शुरुआत होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। इसमें हांगकांग की अहम भूमिका को भी उन्होंने समझा। उस समय हांगकांग की जीडीपी चीन के मुकाबले 15% थी। ब्रिटेन और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की बड़ी कंपनियों ने माना कि बड़ी चीन आबादी का मतलब कम लागत पर बड़े पैमाने पर सामान बनाने की क्षमता। वहीं ये अधिक जनसंख्या उनके उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार भी हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम ये भी चाहता था कि शीत युद्ध में चीन उनके पक्ष में हो।
इन सभी कारकों के कारण ब्रिटेन द्वारा हांगकांग को चीन को वापस करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसीलिए 1997 में 99 साल बाद हांगकांग को चीन को वापस सौंप दिया गया। 1 जुलाई 1997 को हांगकांग एक बार फिर से चीन का हिस्सा बन गया। लेकिन चीन से अलग होने के बाद इन 100 सालों में हांगकांग काफी बदल गया था। हांगकांग ने तब तक राजनीतिक तौर पर डेमोक्रेटिक सिस्टम का पालन किया था। ये चीन के राजनीतिक सिस्टम से बहुत अलग था। हैंडओवर के समय चीन ने वादा किया था कि वे कम से कम 50 वर्षों तक हांगकांग में राजनीतिक सिस्टम को नहीं बदलेगा। चाइना ने पहले दशक में एक देश दो प्रणाली सिद्धांत को बनाए रखते हुए अपने वादे का पालन किया था। हालांकि बदलते समय के साथ चीन में अद्भुत आर्थिक उछाल देखा गया। यदि 1984 में हांगकांग की जीडीपी चीन की तुलना में 15% थी, तो 2018 तक ये 3% से ठीक नीचे आ गई थी। यहाँ तक कि चीन के दूसरे शहर शेंजन की जीडीपी भी हांगकांग से ज्यादा थी। जैसे जैसे चीन महाशक्ति बनने लगा, उसने धीरे धीरे हांगकांग पर अपनी नीति को बदलना शुरू कर दी। 1997 में हांगकांग के सीईओ यानी गवर्नर चीन द्वारा नियुक्त व्यक्ति होंगे। इसके अलावा चीन की सरकार ने हांगकांग की विधान परिषद पर अपना नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। ये मुख्य रूप से विधानसभा में उद्योग के प्रतिनिधित्व के कारण है। वहीं बची हुई सीटों के लिए ही चुनाव हो रहे हैं। उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह अपने स्वयं के लाभ को ध्यान में रखते हुए चीनी सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं। यानी अगर बाकी के ज्यादातर प्रतिनिधि इसके खिलाफ वोट करते हैं, तो भी अंतिम फैसला हमेशा चीन के पक्ष में ही होगा। हांगकांग के लोगों ने यह महसूस किया कि जिस लोकतंत्र का उन्हें वादा किया गया था, वे सिर्फ एक दिखावा था। इस दोषपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ हांगकांग के युवा आगे आए। ये हांगकांग में विरोध की पहली लहर बन गई, जिसे अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। हांगकांग की गंभीर आर्थिक असामान्यता ने विरोध को और अधिक बढ़ावा दिया। अरबपतियों करोड़पतियों के शहर में आम लोगों की स्थिति दयनीय और दुखी करने वाली होती गई, जबकि हांगकांग गोवा के आकार का 1/3 है, जो भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। इसकी जनसंख्या 4 गुना अधिक है। हांगकांग में अधिकांश लोग अच्छे आवास का खर्चा नहीं उठा सकते। अधिकांश परिवार छोटे एक कमरे के घरों में रहते हैं, जहां बहुत कम जगह होती है, और यहाँ तक कि उन्हें अपनी आय का अधिकांश हिस्सा कमरे पे खर्च करना पड़ता है। विडंबना यह है कि इसके लिए सरकार ही दोषी है। शहर के बाहर काफी जमीन है, लेकिन सरकार उसे देने को तैयार नहीं है। हर साल आयोजित होने वाला अचल संपत्ति की नीलामी से सरकार को लाखों डॉलर मिलते हैं, जो इसकी आय का मुख्य स्रोत भी है। सरकार को डर है कि एक सीमा से अधिक जमीन देने से अचल संपत्ति की कीमत में गिरावट आ सकती है। सरकार जमीन की आपूर्ति को नियंत्रित करके जमीन की कीमतों को ऊंचा रखती है। हांगकांग में आम युवा सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है। इस बीच चीन ने हांगकांग में 2 नए नियम लागू करने की कोशिश की। पहला 2019 का एक्स्ट्राडिशन बिल था, जिससे विभिन्न मामलों में आरोपियों को हांगकांग से चीन प्रत्यार्पित किया जा सकता था। चीन में बहुत सख्त कानूनी व्यवस्था है, जो छोटे से छोटे अपराधों के लिए भी बड़ी भारी सजा दी जाती है। हांगकांग के लोगों को डर था कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और चीनी कानूनी व्यवस्था के तहत उनके साथ गलत व्यवहार किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में व्यापक विरोध और आलोचना हुई और उसी वर्ष इसे रद्द करना पड़ा। दूसरा नियम चीन द्वारा 2020 में पेश किया गया था, जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बिल। इस कानून का मकसद सरकार के खिलाफ असहमति और आलोचना की सभी आवाजों को चुप करना है। इसी तरह के नियमों का उपयोग चीन में उन लोगों को कुचलने और हिरासत में लेने के लिए किया जाता है जो देश व सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जिसने हांगकांग में युवाओं को सबसे ज्यादा चिंतित किया है। हालांकि इस बार सभी विरोधों को चीन ने कुचल दिया। हांगकांग का इतिहास बहुत ही अनोखा है। शहर पर 150 से अधिक वर्षों तक एक कॉलोनियल पावर का शासन था और अंत में ये अपने मूल देश का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर हांगकांग में अधिकांश लोग वैल्यू सिस्टम और डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जिसे ब्रिटेन ने स्थापित किया था। चीन ने ठीक इसी वजह से एक देश दो प्रणाली की नीति का प्रस्ताव रखा, लेकिन हांगकांग के अनुभव ने यह साबित किया है कि ये अव्यवहारिक और असंभव है। ये वही डर है जो ताइवान को चीन के साथ एकजुट होने से रोकता है।